बड़े मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए उनका जवाब कि नहीं काम हुआ है। ब्यूरोक्रेट्स ने इनको जवाब लिख के दिया और ये फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ये समझ लीजिए कि जो पीछे बैठा हुआ अमला है इसके पीछे, वो सारा तामझाम बुन रहा है और हम लोगों को यहाँ पे सवाल करने पे मजबूर कर रहा है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब सर मेरी गुजारिश ये है पूरे हाउस से, एक कंसर्न सर रहा है, मैंने पहले भी गुजारिश की कि ड्राई स्पेल की वजह से और ये एक सिस्टम जो है 5 अगस्त 2019 के बाद तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से हर जगह पे हमें खामियां देखने को मिल रही हैं। और जो ही उमर अब्दुल्ला साहब ने ये सरकार संभाली है, 3 महीने में हमने इस सारे सिस्टम को ठीक करने की कोशिश की है। और मैं ये गारंटी से ये कहता हूँ, अथॉरिटी से ये कहता हूँ कि हमने इस सिस्टम को कम से कम 60-70% जो है बेहतर किया है। मेरी गुजारिश ये है ऑनरेबल एमएलए साहब से कि जो भी उनको एप्रीहेंशन है ये पूरा डिटेल में एनेक्शन A, B, C में पूरी डिटेल में हमने ये दिया है। मैं हाउस का वक्त बचाते हुए नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि ये जवाब दुरुस्त नहीं है, तो आप इस सिलसिले में क्या करना चाहते हैं, कैसे? सर अगर जवाब दुरुस्त नहीं है तो जिसने ये जवाब हमें दिया है उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे, उसके खिलाफ एक्शन बलदेव राय जी आपका भी सवाल है। तो मेरा सवाल जो है वो सेम लाइन का है और बड़ी खूबसूरती के साथ इसका जवाब जो है वो दिया है। मेरा यही कंसर्न है कि इन्होंने श्री माता वैष्णो देवी कंसोर्सी में 91 समिति की बात की है, ये सरासर झूठ है। वहाँ पे कोई समिति नहीं और ना ही कोई काम करने वाला है। इसके अलावा मैं अगर आपको कहूँ तो वो समितियाँ चल रही हैं। मैं अपने ईमान से कह रहा हूँ कि ये समितियाँ जो तो वहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं प्रोजेक्ट, उनको चलाने के लिए इनके पास कोई बंदा नहीं है। और चलाने के लिए मैं अपने तौर पे जाती तौर पे 10 समितियों को खुद चला रहा हूँ। ये सरासर बेइंसाफी है। और इसी में मैं अगर ऐड करूँ, ऐड ये करना चाहता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मेरे डिस्ट्रिक्ट में 584 करोड़ रुपए आया, एक बहुत बड़ी राशि है, मगर उसमें एक फला है। फला क्या है कि वो पानी चलाएगा कौन? कंट्रैक्टर जो बने हैं वो डिपार्टमेंट के खुद लोग बने हैं। कंट्रैक्टर जो थे वो बाहर से लोगों ने टेंडर डाला, मगर अनफॉर्चुनेट ये रहा कि पूरे का पूरा डिपार्टमेंट जो था वो कंट्रैक्टरशिप में तब्दील हो गया। और तब्दील होने के बाद और जिन लोगों ने उसको मॉनिटरिंग करना था, जिन्होंने उसको सुपरवाइज करना था, वो लोग ठेकेदार हो गए। और ठेकेदार होने के बाद आज मैंने आपको कहना चाहता हूँ, मैंने तो एक बहुत बोला सब जगह, किसी ने नहीं सुना। सुनने के बाद मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पे डीसी साहब को कंप्लेंट की और यहां से भी जवाब नहीं जा पाया तो मैं एंटी करप्शन ब्यूरो में गया हूं। अब इस जल शक्ति के बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सारी की सारी जमीनें, मेरा भोपाल का इलाका है, वहां पे सब की सब ऊपर जमीनें को पाइपें लगाई है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि सब स्टैंडर्ड काम इतना हुआ है कि कहने की बात नहीं, बिना किसी अप्रूवल के। मेरा आपसे निवेदन है, ये जो मतलब के समिति इन्होंने बना दी है, झूठी बनाई के सच्ची बनाई। मैं तो अपने लिए ये कहूँगा कि अगर मुझे कल सीडीएफ मिलता है तो मुझे इजाजत दे दीजिए ताकि मैं उनको पैसे अपने सीडीएफ से दे सकूं, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो इतनी बढ़िया स्कीम आई है जिसपे हजारों करोड़ रुपए आया है, मेरा छोटा सा डिक्शन 531 का बढ़ के अब 735 करोड़ की स्कीमें आ गई हैं। स्कीमों से क्या निकलेगा जब तक वहां चलाने वाला कोई नहीं होगा, मेरा ये कहना है। और उसी के साथ ये इसके बारे में बता दें, मैं दूसरा क्वेश्चन बाद में कहता हूँ सर। आपका तो कल ही क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन वो ये है कि while execution of these schemes there is always loss to roads, forest land। नहीं जवाब दे दे, जवाब आएगा, आपको जवाब आएगा। को नुकसान होता है, फॉरेस्ट लैंड इन्वॉल्व होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी में कंपनसेशन के केसेस हैं। उसका भी तखमीना लगाइए कि जो जेजेएम प्रोजेक्ट के लिए पैसा था वो दूसरे कंपोनेंट्स में आधा पैसा उसी में जाता है और अनपेड है। कंपनसेशन अनपेड है। जवाब तो मिलेगा।
कहने का जवाब सुनो ना, ये जवाब सर एमएलए ऑनरेबल एमएलए बलदेव राज शर्मा जी के ने जो अप्रीहेंशन जाहिर किया है, पानी समिति के बारे में कहा है। सर पानी समिति बनी है, फंक्शनल कितना कर रही है, वो इनके एरियाज में कितना फंक्शनल कर रही है इन्होंने बताया है। वो बात मैं मानता हूँ, ये हाउस में कह रहे हैं और ऑनरेबल एमएलए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में बात इनकी सही होगी, मैं मानता हूँ। और इन्होंने ये भी इजाज़त मांगी है जनाब से कि मैं CDF लगाना चाहता हूँ, इसका भी हम वेलकम करेंगे। जो 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 इन्होंने अप्रीहेंशन जाहिर किए हैं कि वाटर सप्लाई स्कीम्स इनकी जो फंक्शनल नहीं है, पाइप जो हैं वो सरफेस पे रखी हैं, सर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं पूरी स्टेट। और मैंने पहले भी ये कहा कि यहाँ कोई पॉलिटिकल निज़ाम न होने की वजह से ये सारा जो है ये हुआ। इस सिस्टम को ठीक करने के लिए सर जो आज पॉपुलर गवर्नमेंट जो है उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में सरकार बनी है, हम इस पे काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ कोई प्रॉब्लम्स है हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमने बहुत सी स्कीमों पे वार फुटिंग पे काम किया और स्कीमें जो हैं हम इंशाअल्लाह ताला पब्लिक के हवाले करेंगे। और मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो इन्होंने ये भी अप्रीहेंशन जाहिर किया कि यहाँ जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो कंट्रैक्टर बन गए हैं, अगर ऐसी कोई चीज़ इनके सामने है वो इनकी इस बयान को, इनकी स्टेटमेंट को हम मानते हैं, हम इंक्वायरी करवाएंगे अपने लेवल पे कि इनकी कंस्टिट्यूंसी में कौन डिपार्टमेंट के लोग हैं जो ठेकेदारी कर रहे हैं, उनका क्या लिंक है, किसके साथ लिंक है, क्यों कर रहे हैं और स्कीमें क्यों जो है वो बर्बाद हो रही हैं। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है और इस पर काफ़ी पैसा आया है, किस तरीके से वो पैसा लगा है सर, इसकी एक एक पैसे की हम जाँच करेंगे और बेहतर तरीके से निज़ाम जो है इसको ठीक करने की हम कोशिश करेंगे। मुबारक साहब, योर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में 20 मिनट हो गए पहले। सर एक नंबर 296 सर। हाँ कोई शाबाश सर। ऑनरेबल स्पीकर साहब, ये जो डिस्कशन मिनिस्टर इन चार्ज हेल्थ, मैं पिछले सवाल को लेकर, क्योंकि ये पूरे स्टेट से और मुझे खुशी हो रही जो बलदेव शर्मा जी ने जिस तरह से पेश किया है, हम कहते तो फिर शायद उस पर इल्ज़ाम लगता, तो इनको कहना ही ये जल जीवन मिशन जो है ये टोटल फ्रॉड है, इसमें बड़े पैमाने पर इंक्वायरी होने की ज़रूरत है। आएंगे डिपार्टमेंट की डिमांड्स आएंगी, उस वक्त भरपूर तरीके से इस पर बहस होगी और रास्ता निकालने की भी कोशिश करेंगे। अब तशरीफ रखिए। हाँ जी, मिनिस्टर इंचार्ज हेल्थ। सर, AQ number 296. It is a fact that there was alarming increase of drug addiction among youth of Jammu and Kashmir. But after the initiation of Nasha Mukt Abhiyan since September 2022, as per record, the registration of new cases has shown a slight decreasing trend. Further, there is no evidence of an increase in drug addiction cases. The number of registered drug addiction cases in Jammu and Kashmir has shown decline trend over the past 3 years. This downward trend indicates some level of control or improvement in detecting and managing drug addiction cases during this period. The inpatient drug addiction cases have increased significantly over the past 3 years despite a decrease in the overall number of new registered cases. This increase in IPD cases could potentially be attributed to the expansion of IPD services in de-addiction centers in Jammu and Kashmir, leading to more admissions and better access to inpatient care of those requiring intensive treatment or better reporting mechanisms. Steps taken by the department. Policy level measures, adoption of drug. इन्होंने सवाल जो जवाब पढ़ा और जो फिगर से काफी कदम भी आई है।
state पढ़ा हुआ level तस्वीर किया है। policy implementation, monitoring. मिनिस्टर साहब जवाब तो लंबा है, we will treat it as an end. नो, अगर मैं जवाब जवाब सर स्पीकर साहब, ये जो आज मैंने क्वेश्चन उठाया, ये हमारी सोसाइटी का जो इस वक्त माहौल है और इस बारे में मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप भी इसमें योगदान दें। आपने एक कमेटी बनाई थी जब हमारे उसमें आप चेयरमैन भी थे, जब उमर साहब ने कहा कि एक ये ड्रग का ज़बरदस्त माहौल बना है स्टेट में, तो मैं चाहता हूँ कि उस पर एक अलग एक डिबेट रखी जाए उस रिपोर्ट पे कि जो इस वक्त हालात। लेकिन जब इसने जवाब दिया ऑनरेबल मिनिस्टर ने, इसने कहा डिक्लेयर हुआ, यस ये हो गया जब प्रेशराइज हो गया, जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन आया, पार्लियामेंट में फिगर जब आया, लाखों की तादाद में रियासत जम्मू कश्मीर में नौजवान और हमारी बहनें इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद अलर्ट हो गई सारी सोसाइटी, सारे NGOs, सारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस और जो पॉलिटिकल ऑल्सो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज में अलर्ट आ गई। लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट इकदाम के जहाँ अच्छा काम होगा विल अप्रिशिएट कि ये कभी भी सोचा नहीं था। मैंने 35 साल पहले ये ड्रग मूवमेंट शुरू 35 साल पहले मैंने ये ड्रग मूवमेंट शुरू किया, एंटी ड्रग मूवमेंट, जब हमने और वॉलंटरी 35 साल पहले 87 में। लेकिन ये गवर्नमेंट ने जिस तरफ से काम किया और ये उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो गई, उनके बैंक अकाउंट सीज हो गई, उनके गाड़ियाँ सीज हो गई और वो और मटीरियल सारा, ये तो ठीक है इसने बोला, लेकिन इससे और ज़्यादा करने की जरूरत है। मेरी गुजारिश होगी और चीफ मिनिस्टर से कि ये अक्रॉस से सबों का ये साझा मामला है। इस बारे में मैंने देखा कि बहुत सारे मेंबर इसमें कहते हैं कि और सख्त कानून बनने चाहिए, लाइक प्रेजेंट बननी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी ज़मीन, उनकी सब कुछ जो इन्वॉल्व हो इसमें। एक तो ये नहीं करें, एक ये है, ये तो बड़ा ये कानून लाएंगे और सख्त, ताकि जो बचा कुचा है इस ड्रग्स में तो वो कम हो सके। एक तो ये मेरा क्वेश्चन है। एक करके अरे तो 3 आदमी को कैसे सुनूंगा मैं, कैसे सुनूंगा? 3 लोग बोल रहे हैं। तक्षण रखो ना, आपसे भी आपको टाइम दे देंगे, आप तक्षण रखिए। बोलिए आप क्या पूछना है? एक को पूछ के दो, एक को पूछ के दो। जो नशे की समस्या है उसमें सरकार की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण बनती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, नशा जागरूक अभियान के लिए सरकार ने अभी तक क्या किया? नशा जो हमारी समस्या है उसके लिए, नशा नियंत्रण के लिए शिक्षा के केंद्र में हमारे यहाँ के जो सरकार ने क्या किया? चौथा, नशा नियंत्रण के लिए सामूहिक भागीदारी होती है एडमिनिस्ट्रेशन की और अपने लोगों की, उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? हमारे प्रदेश में फिगर बनती है, उसमें से 39 ग्रुप है, 17 से लेकर 30 साल तक जो बच्चे हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। डी एडिक्शन सेंटर बनाने से ये चीज़ें ख़त्म नहीं होने लगी। 6 लाख लोगों के लिए आप कितने डी एडिक्शन सेंटर बनाएंगे? इसका रूट और इसके सोर्स को ख़त्म करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके एजुकेशन देने के लिए बच्चों के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये बताया जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि नौजवानों के रिलेटेड बात हो रही है, मैं वही मैं कह रहा हूँ, सवाल पूछना जरूरी नहीं है, सरकार हल क्या कर रही है वो जरूरी है। शराब की दुकानें खोली गई और सरकार यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि नशा कैसे बंद किया जाएगा। रास्तों में पड़े होते हैं नौजवान, जब रोजगार नहीं मिलता है, पढ़ा लिखा PhD करके उसके बारे में सरकार सोच नहीं रही है, रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है, तो नशे के अलावा उसके बाद सहारा क्या है? शादी नहीं कर पा रहे, आप उसके लिए हल निकालिए, नशा रुक जाएगा, नशा रुक जाएगा। वरना आप कहेंगे इनमें से नए नशे के बारे में ये लोग नौजवानों में जवाब क्या है आपका? जवाब क्या है सरकार का नौजवानों को लेकर? आपको बेच रहे हैं, मैं तो जानता हूं। कारोबार आपका है और
पूछिए आप सवाल। सर, जहाँ तक इस सवाल का ताल्लुक है, ये हम सब के लिए बहुत अहमियत का हामिल सवाल है। और अभी हमारे ऑनरेबल मेंबरान ने सरकार से पूछा कि क्या करने जा रहे हैं, क्या किया, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि पिछले 10 साल से सरकार की लगाम किन के हाथों में थी, वो जवाबदेह हैं। उनको जवाब देना चाहिए कि आपने डेवलपमेंट के नाम पर जो कहा था, क्या यही डेवलपमेंट है कि नशा आज घर घर फैला है? मेरी गुजारिश है, इसको सियासी रंगत ना दें हम, बल्कि गुजारिश है मेरी सरकार से कि इस बारे में माहिरीन की टीम को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, बल्कि हाउस कमेटी को भी तश्कील दिया ताकि हर मेंबर या हर पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखने वाले जो मोतबर मेंबर साहिबान हैं वो अपनी राय पेश कर लें ताकि इस मेनास पर काबू पाने के लिए कुछ कर सके। मसूदी साहब, यस, मसूदी साहब, इन्होंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा था, इनसे पूछा। इसके बाद जनाब, जो हमारे पास जो तफसीलात है 10 लाख के करीब नौजवान इसमें से मुतासिर हैं, तो मेरा ये फोकस है कि जो अब मुतासिर हुए उनके लिए जब 3 फैसिलिटी है, 3 कंपोनेंट्स है। एक है एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी ATS, दूसरा है डी एडिक्शन और तीसरा है रिहेबिलिटेशन। तो जो ज़मीन पर देखा गया कि हमारे पास डी एडिक्शन सेंटर्स की बहुत कमी है, बल्कि अब पेरेंट्स को प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं उनमें बाहरी रकूमत बच्चों को भेजना पड़ता है और उसमें उनकी जो कैपेसिटी है उसके बाहर है उनकी ट्रीटमेंट। तो कितने एक रिहेबिलिटेशन, और दूसरी बात है हमें रीइंटीग्रेट करना है उन बच्चों को जो मुतासिर हुए डिडक्शन के बाद रीइंटीग्रेट, और इसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो कितने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हमने किए हैं और क्या आगे का क्या प्रोग्राम है। और दूसरी बात है डी एडिक्शन सेंटर्स कितने हैं ताकि कम से कम बगैर किसी परेशानी के जो भी ये बच्चे मुब्तला हुए उनकी डी एडिक्शन हो जाए और फिर उसके बाद उनकी रिहेबिलिटेशन और इनिशियल ATS हो जाए। क्या हर जगह एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी हर जगह है? और आप तशरीफ रखिए, ठीक है, आपका सवाल आया, आपका सवाल सुनिए ना, मेरी बात तो सुनो, बात तो सुनो। बहुत से ऑनरेबल मेंबर इसमें सप्लीमेंट्री सवाल पूछना चाहते हैं। जाहिर है कि क्वेश्चन नंबर में इसका अहाता नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं जो कहता हूँ कि इस पर हम एक हाफ एन आवर डिस्कशन रखेंगे। जिस वक्त हम सुने, हम तमाम मेंबरान को उस वक्त मौका दे देंगे वो अपनी बात कहे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने से मेरे ख्याल में इसका जवाब हो सकता। आप 2 मिनट बोलना चाहते हैं तो आप बोलें, इनके सवालों के जवाब। सर, जवाब तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो हाफ एन आवर डिस्कशन की आपने बात की है वो तभी पॉसिबल है जब जवाब से मुतमईन नहीं हो सकते हैं। लेकिन अभी मैंने जवाब दिया ही नहीं, सिर्फ सवाल पड़ा हुआ है। नहीं, आपके सवाल क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑलरेडी क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत सारे मेंबर्स, ऑनरेबल मेंबर्स का कंसर्न भी है, एक ही क्वेश्चन नहीं है। लेकिन पहले असेंबली सेक्रेटेरिएट को ये करना चाहिए था कि वो सारे क्वेश्चन जो है क्लब होने चाहिए और एक ही बार सारे ऑनरेबल MLAs जो ये हाउस की प्रॉपर्टी है एक ही बार अपने सवाल पूछते तो एक ही बार में जवाब दे देते। सर, ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, मैं सारे ऑनरेबल मेंबर्स की शुक्रगुजार हूँ और ये सबका कंसर्न है, सिर्फ एक गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है, ये हम सबका कंसर्न है। क्योंकि एक जनरेशन जो है वो तबाह हो रही है, उसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो सरकार ने ऑलरेडी स्टेप्स उठाए हैं वो मैंने अपने जवाब में दे दिया। जैसे एडॉप्शन ऑफ, जैसे मसूदी साहब ने कहा, ड्रग डी एडिक्शन पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट लेवल पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, मैसिव कैंपेन, नशा मुफ्त अभियान जब से शुरू हुआ है, इसमें वज़ीर आज़म साहब ने जो वहाँ से शुरुआत की है, तो इसमें काफ़ी कुछ अभी मैंने जवाब में कहा है कि कुछ हद तक डिक्लाइन हो गए हैं, कुछ हद तक केसेस में कमी आई हुई है। मैं नहीं कहूँगी कि सारा कुछ ठीक हो गया। और एग्जिस्टिंग लॉज जो हमारे पास है, बहुत हमारे पास कानून है, कानून में कमी नहीं है जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉज है। जैसे ऑनरेबल मेंबर तारगामी साहब ने कहा है, नए लॉज बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही हैं। अगर जो एग्जिस्टिंग लॉज हमारे पास है उनको अगर हम एनफोर्स करें, उनको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें
और काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब हो सकते हैं। दूसरा, मैं मसूदी साहब ने कहा है फंक्शनल है कश्मीर डिवीज़न में, और इसमें 9 जो है वो जम्मू डिवीज़न में। इससे मिला जुला के हेल्थ डिपार्टमेंट एंड पुलिस डिपार्टमेंट, इसके कई अवेयरनेस कैंप्स जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, प्राइमरी, मिडिल, चाहे वो आज आप देखते हैं ऐसे केसेस हैं, दोनों मेल एज वेल एज फीमेल जो है उनकी तादाद जो है, जो मैंने फिगर्स में दिखाया है, काफ़ी हद तक ज़्यादा है। और मैं ऑनरेबल मेंबर्स को गुजारिश करती हूँ कि सिर्फ नाम के लिए हम यहाँ मैं जवाब दूँगी या वो सवाल पूछेंगे, अगर कुछ भी सजेशन देना चाहे, अगर हम इसको जितना ज़्यादा हम इसको ठीक कर सकते हैं, ये हम सबका कंसर्न है, सिर्फ अकेले हेल्थ मिनिस्टर का कंसर्न नहीं है, सिर्फ अकेले गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है, इसमें हम सबको मिलजुल के काम। मेरा सब आप बैठ जाइए, सवाल सुन लीजिए, आप बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ जाइए, सवाल जवाब सुन लीजिए, आप बैठ जाइए। हम सबका कंसर्न है और मैं ऑनरेबल हाउस को आपके जरिए यकीन दिलाना चाहती हूँ, आप बैठ जाइए, मैं ऑनरेबल हाउस को यकीन दिलाना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ इनको लगता है हेल्थ डिपार्टमेंट में इनकी सजेशन हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे पहले इलेक्शन से, जरा जवाब सुन लीजिए, अगर कुछ पूछना होगा बाद में पूछ लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जैसे इलेक्शन से पहले हमारी भी पार्टी ने एक मैनिफेस्टो कमेटी, एक ड्रग एडिक्शन कमेटी बनाई थी, जिसमें कुछ ऑनरेबल एक्स मेंबर्स उस वक्त थे, आज तो MLAs है, उन्होंने काम किया है, एक रिपोर्ट बनाया है। उस रिपोर्ट को भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी जो है अडॉप्ट किया हुआ है, उस पर ऑलरेडी हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और मैं समझती हूँ कि अगर आपके ज़रिए से ऑनरेबल मेंबर जैसे ड्रे एडिक्शन सेंटर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, वहाँ पे पेशेंट्स को देखा जाएगा, लेकिन सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट दवाई देने से ठीक नहीं कर सकता है, इसमें इंटेलेक्चुअल्स, उलमाज, बाकी लेवल के लोगों को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हम सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, ताकि ये बीमारी जो है, एक वबा जो है, इसको हम जम्मू कश्मीर से निकाल पाए और अपनी जनरेशन को हम बचा पाए, यही मेरी सबसे गुजारिश है। शुक्रिया। देखिए मिनिस्टर साहबा, हमने हाफ एन आवर डिस्कशन की बात इसलिए नहीं की कि आपका जवाब दुरुस्त नहीं है या आपका जवाब मुख्तफी नहीं है, जवाब ठीक है, मगर आपने भी अपने जवाब के दौरान कहा कि मैं सजेशन सुनना चाहती हूँ, मैं बरस इस सिलसिले में क्या करना चाहते हैं, जिम्मेदारी सबकी है, ये ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर में चूँकि डिस्कशन परमिटेड नहीं है अंदर क्वेश्चन नंबर में, इसलिए हमने कहा हम हाफ एन आवर डिस्कशन इस पर रखेंगे। ये नहीं कि जवाब नहीं आया, जवाब ठीक आया आपकी तरफ से, लेकिन और भी ऑनरेबल मेंबर अपने सुझाव इसमें देना चाहते हैं, इसलिए हम एक हाफ एन आवर डिस्कशन मुकर्रर करेंगे, जब इस पर मजीद बातचीत होगी और आपको भी इनके मशवरे सुनने का मौका मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, श्री शक्ति राज परिहार, AQ नंबर 587, मिनिस्टर इन चार्ज पावर। AQ number 587, under RDSS scheme, apart from smart metering works, funds have been sanctioned under various loss reduction works, including works such as aerial bunched cabling, HVDS, reconductoring, feeder bifurcation, segregation, etc., depending upon the requirement in various districts under technical norms. The funds under the said LR works have been sanctioned district-wise and not constituency-wise. The sanctioned cost for LR works in Doda district is 86.28 crore. And the funds stand awarded in September 2023. The fund for the said works are being released by Ministry of Power in different tranches based on the progress of the works. So far, 17 crore has been released by MOP in 2 tranches, which have been fully utilized. Funds for the next tranche are being sought as per norms of the scheme. Part B. After the issuance of the sanction order, the said package, including Doda district, was tendered for the first time on 31st March 2023. However, due to a poor response, the tender was extended 3 times. Finally, the bid was opened on 4/8/2023 and awarded on 8/9/2023. As of now, the progress achieved is 12.25% and the works are progressing in full speed with no slow progress observed. Going by the current pace, it is expected that the works in Doda district will be completed well within the sunset date of RDSS, which is 31st March 2026.
Part C. The RDSS DPRs were formulated in two parts. One, Part A, which included loss reduction works and smart metering works, and two, Part B, covering modernization works. The DPRs for both parts were submitted to the Ministry of Power. The sanction has been received only for Part A work. As regards Part B, the DPRs are at the appraisal stage with the nodal agency of Ministry of Power. Once Part B DPRs are sanctioned by MOP, the modernization works will be awarded as per the terms and conditions specified in the sanction order. ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कहा कि जो RDSS स्कीम जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में 86.2 करोड़ इसका सैंक्शन हुआ और पिछले 1.5 साल में इसमें जो प्रोग्रेस ये बता रहे हैं कि स्लो प्रोग्रेस नहीं है, केवल 12% काम जो है वो पिछले 1.5 साल में इसका हुआ है और इसको अगले फाइनेंशियल ईयर में इसको कंप्लीट करना है। इन्होंने कहा स्लो नहीं है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या ये अगले इस 1 साल में हम 88% काम जो हमारा पेंडिंग है वो पूरा होगा। और दूसरा, ये जो काम हुआ है डिपार्टमेंट ने जो नज़दीक के जो सिटी के एरिया हैं उनमें ये काम शुरू किया है। जो रूरल एरिया जितना भी हमारा है, वो देसा हो, भागवा हो, कास्तीगढ़ हो, जो फार फ्लंग एरिया है, उसमें ये काम अभी तक टेकअप नहीं किया है। तो हम कैसे उम्मीद करें कि जहां अभी काम शुरू भी नहीं हुआ, उसका कारण ये रहता है कि डिपार्टमेंट बड़ा इजीली वहां पे कैरेज उतनी हेड लोड उनको नहीं पड़ता है, वो काम वहाँ जल्दी कर जाते हैं। जहाँ हेड लोड, जहाँ दूर दराज इलाके में उनको हेड लोड करके मटेरियल वहाँ पे पहुँचाना है, वहाँ अभी तक काम इसका शुरू नहीं हुआ। इस स्कीम का मकसद जो है कि हम अपने ATC लॉसेस को कम करें। अब आप देखें, जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, अभी जो रिवाइज इसका आया है कि मोर देन 40% ATC लॉसेस जम्मू कश्मीर में अभी हैं और आने एन एवरेज जब आप नेशनल उसमें देखते हैं तो 20 से 22% जो हमारे ATC लॉसेस हैं। ऐसी भी स्टेट्स हैं, केरला में 7% का है, हमारे एडजाइनिंग में हिमाचल में वहाँ पे 14% ATC लॉसेस हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में आज की डेट में भी जो एक ये कहा कि ये स्लो नहीं है, 12% हमारी प्रोग्रेस है, 88% काम अभी होना है। रूरल एरिया में कोई काम अभी शुरू नहीं हुआ, जो सिटी के आसपास का वहाँ ये काम अभी हो रहा है। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से जानना चाहूँगा कि क्या ये विद इन टाइम फ्रेम जो दिया है ये कंप्लीट होगा। और एक बहुत बड़ा नेक्सस वहाँ पे, ये जो अभी बात जब आ रही थी सर वहाँ पे जो डिपार्टमेंट के जेईज हैं, सबलेट वही है, कंपनी काम नहीं करती है, उन्होंने सबलेट दे के रखा हुआ। जेईज ने अपने, किसी ने बीवी के नाम से, किसी ने कोई अपने ब्रदर इन लॉ के नाम से, किसी ने फादर इन लॉ के नाम से काम जो कार्ड बना के सबलेट वो कर रहे हैं और हमारा स्लो प्रोग्रेस है। और सौभाग्य स्कीम का भी यही हाल हुआ है, मुझे लगता है ऐसा ना हो। बस चलिए, इसके बाद वहाँ बैठो, नहीं जोड़ा, इसके बाद जवाब आएगा, पहले जवाब आएगा। अच्छा पूछो। सर मैं DDC रहा, मैंने 250 ट्रांसफार्मर्स लगाए। आप सोच लीजिए, डोडा में पावर प्रोजेक्ट है सर, डोडा के अंदर पावर प्रोजेक्ट है और 82 करोड़ रुपए की लागत से अभी पोल लगा रहे हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं, पानी रोका गया, पावर प्रोजेक्ट बनाए गए, लेकिन आज की डेट में 82 करोड़ रुपया पोल लगाने के लिए शर्म आनी चाहिए। पावर प्रोजेक्ट हमारे अभी हम जवाब मिलेगा नहीं इनको, पहले इनको जवाब मिलेगा। कितने लोग बोल रहे हैं आपकी पार्टी के? कितने लोग? 4 लोग। आप जवाब भी नहीं सुनना चाहते।
अध्यक्ष रखिए, मलिक साहब आप बैठिए, अध्यक्ष रखिए, आप जवाब दे दें। मिनिस्टर इंचार्ज पावर, आप सवाल जवाब सुनो। सर, ये दुरुस्त बात है कि हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस जो हैं हद से ज़्यादा हैं। करीबी रियासत देखें, चाहे हिमाचल हो और हो उत्तराखंड हो, उनके लॉसेस हमसे कहीं गुना ज़्यादा कम हैं। और जब तक हम इस सूरत हाल पे काबू नहीं पाते तब तक हमारी हालत पतली रहेगी। हमारी फ़िलहाल AT&C लॉसेस जो हैं वो 50% के आसपास है। मतलब हर रुपए जो बिजली हम फराहम करते हैं उसमें से 50 पैसा जो है हमारा नुकसान है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसको हमें कम करना ही होगा और अपनी जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उस लेवल पे लाना होगा। उसके लिए ये स्कीम जो है ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब ऑनरेबल मेंबर साहब के तरफ से जिन्होंने ये सवाल उठाया, खदशात ये है कि वक्त पे पूरा होगा नहीं। हम अपनी जगह मुतमईन हैं कि हम वक्त पे पूरा कर लेंगे। इसमें डिले इसलिए नहीं हुआ कि काम में तेज़ी नहीं आई, डिले इसलिए हुआ कि टेंडर में लोगों ने हिस्सा नहीं लिया। 3 बार इसको हमें टेंडर करना पड़ा, तब जाके ये अलॉट हुआ। अलॉट होने के बाद जो हम असेस कर रहे हैं काम में फ़िलहाल स्पीड में ठीक है। ये काम एग्जीक्यूट हमने ये बांटे हैं मुख्तलिफ कंपनियों के बीच में। कुछ हमारे अपनी कंपनियां हैं जम्मू कश्मीर की, कुछ सेंट्रल PSUs हैं। डोडा में जो काम कर रहे हैं वो सेंट्रल PSU हैं, डायरेक्टली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। उनके साथ हमने टेकअप किया है। जहाँ जहाँ कहीं पे काम में हमें थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है या काम में थोड़ा सा रफ्तार कम आ जाता है, हम उनके हवाले ये बात करते हैं कि जनाब ये काम में थोड़ी सी तेज़ी लाने की ज़रूरत है। और उन्होंने हमें एश्योर किया है कि इस कंप्लीशन से पहले जो है ये मुकम्मल। जहाँ तक ऑनरेबल MLA साहब जो आपके पीछे हर सवाल में जो है उठ जाके फिर बात करते हैं, मैं मानता हूँ ना, अगर सारी जगह ठीक हालात होते तो आज हमारा 50% लॉस नहीं होता। अब आपने ट्रांसफार्मर लगाए, अच्छी बात है, लेकिन मैं भी मानता हूँ ना, अब हर जगह पोल नहीं है, हर जगह तार नहीं है, तभी तो ये स्कीम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप थोड़ा सा सब्र करिए। हमने कहा है ना, अब अगले साल तक हम ये मुकम्मल कर लेंगे। जब मैं माफी चाहता हूँ आपको सुनने की बात। सुनिए ना, एक सेकेंड आप MLA साहब, मैं मैनेज कर लूंगा। अरे डिसेंसी ऑफ द हाउस देखो, नॉन डिसेंसी चलिए ना, बैठो 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 ऑनरेबल मेंबर, आप नीचे बैठो, आप नीचे बैठो, आप नीचे बैठो। मैं बात को बंद करो ना, बंद करो। मैंने कमेंट किया, मैं ये बोल रहा हूँ कि आजादी से लेकर 82 करोड़ रुपया अनाज बच रहा है। किस इलाके से मैं आया हूँ जहाँ से गुलामी की आजाद चल रही है। उसी को पूछो। चलिए स्पीकर साहब, जैसे मैंने कहा स्कीम हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज होगा और आहिस्ता आहिस्ता जो काम DDC नहीं कर पाए शायद MLA कर पाएंगे। मलिक साहब नीचे कैसे रखो, मैं बाहर निकालूंगा, फिर नीचे बैठो, नीचे बैठो। इसके बाद आएगी आपका सवाल। सर, ये ऑनरेबल एमएलए साहब पीछे बैठे हैं, हर सवाल के अंदर देखिए पूरे ऑनरेबल मेंबर इनके सवाल हैं, लोगों का कंसर्न है, वो एक DDC का एक्सपीरियंस यहाँ शेयर कर रहे हैं। यहाँ ऑनरेबल सीएम साहब बोल रहे हैं, लीडर की हाउस बोल रहे हैं, ये कौन सी बदतमीजी है? ये ऐसे हाउस करेंगे?
ऑनरेबल सीएम साहब रिप्लाई दे रहे थे, हम बड़ी ध्यानपूर्वक इसको सुन रहे थे, लेकिन कुछ लोगों की मंशा है कि डिस्ट्रप्शन, हर बात पे बातचीत, यहाँ पे शोर हंगामा। हम अपने जो भी अपने क्वेश्चंस हमने दिए हैं उनका रिप्लाई आए, उस पर हम डिबेट चाहते हैं। और मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री सर ये था इस पे कि जम्मू कश्मीर में 20,000 मेगावाट का हाइड्रो पोटेंशियल, पूछ रहा हूँ कि ऑनरेबल सीएम साहब ने रिप्लाई करना है, ये सीएम यहाँ के रहे हैं पहले, पूरे जानकार क्या कारण है कि हमारा अगर 20,000 हाइड्रो मेगावाट का पोटेंशियल होते हुए और उसमें 16,000 मेगावाट का आइडेंटिफाइड हाइड्रो पोटेंशियल हमारा है, जिसमें 1100 मेगावाट आज तक हम स्टेट सेक्टर में कर पाए हैं। नहीं, तकरीर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कारण रहे हैं, वो सीएम साहब बताएंगे ताकि हम सेल्फ रिलायंट हो जाएं कि हमें बाहर से। सर, पहली बात तो जो ऑनरेबल एमएलए साहब हमसे नाराज हैं कि हमने उन्हें दूर किया, मुझसे बेहतर शायद मैं इनको समझाऊं। सीट का फैसला हम नहीं करते ना, सीट का फैसला ऑनरेबल स्पीकर साहब है, वो इस हाउस के कस्टोडियन हैं। मेरा बस चलता तो मैं आपको यहाँ बिठा देता कहीं पे, अब स्पीकर साहब ने आपको वहाँ बिठाया, लेकिन आप मान के चलिए आप हमारे दिल में बसे हुए हो ना, अब आप हमारे छोटे भाई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब रही बात ऑनरेबल एमएलए साहब शक्ति परिहार साहब की, सवाल डिस्ट्रीब्यूशन को लेके था, सप्लीमेंट्री इन्होंने जनरेशन को लेके पूछा। अब कुछ हद तक जनरेशन की बात जो है, मैं जब ग्रांट ये बात होगी, बजट पे होगी, ग्रांट्स पे होगी, उस दौरान करूंगा। नजीर अहमद कुरैशी साहब, यूर क्वेश्चन। सर, एक जो नंबर 674 मिनिस्टर इंचार्ज टूरिज्म। कोई बात। AQ number 666. Yes, sir. Gurez Valley in Jammu and Kashmir has recently gained significant recognition as a tourist destination. In 2022, Gurez Valley received the Best Offbeat Destination Award, emphasizing its appeal as a unique and emerging tourist spot. Additionally, in September 2023, Dawar village in Gurez was honored with the Best Tourism Village Award in the Gold category by the Union Ministry of Tourism. This accolade highlights the village's cultural richness and tourism potential. To promote Gurez as a new tourist destination, the Department of Tourism, Jammu and Kashmir, has taken several initiatives. In 2024, commercial rafting was started in Gurez for the first time ever. Besides, during the current financial year, the Department of Tourism, J&K, has projected the work with upgradation of Gurez as an offbeat destination under the current year CapEx budget 2024-25. Part B. Tourism Department shall examine the need for establishing a tourism development authority for Gurez, and the matter shall be considered appropriately. सर, मैं बड़ा मशकूर हूँ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का कि इन्होंने यहाँ कहा है कि हम टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी गुरेज बनाएंगे। लेकिन सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि गुरेज ऑफबीट डेस्टिनेशन में आप खुद मानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इसको अवार्ड दिया गया गोल्ड कैटेगरी में। इस बार यूनियन बजट में सर कोई 13 जगह ऐसी ऑफबीट डेस्टिनेशन का जिक्र किया गया है जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपग्रेड करके उस पर पैसा खर्चा के उसको आगे ले जाएगी। क्या सर गुरेज को J&K गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखेगी कि ऑफबीट डेस्टिनेशन जो 13 रखी गई हैं यूनियन बजट में, उसमें गुरेज को भी शामिल किया जाए? ये पूछना चाहता हूँ सर। आपका जो मशवरा है उसको टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ टेकअप करके उनसे गुजारिश की जाएगी कि गुरेज के लिए कोई खास इकदाम उठाएं। मिस्टर जफर अली कटारिया साहब, आपका दूसरा सवाल वो डिफरेंट, मैंने पढ़ लिया था, वो डिफरेंट है। कोई बात नहीं, मिनिस्ट्री के दौरान मैं आपको टाइम दे दूंगा बोलने के लिए, उस पर खूब बोले आप उस वक्त जब इनकी ग्रांट्स आएंगी। जफर अली कटारिया साहब। मिनिस्टर